हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता। वेलकम टू विद्यार्थी.in। उम्मीद है आप सब अच्छा कर रहे हो और स्वस्थ हो। एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका विद्यार्थी.in में। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग पाठ को आगे चलाने वाले हैं। हमारा पाठ हम कर रहे थे पाठ 10वां 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। ये आपका इतिहास की बुक से पाठ 10वां हम कर रहे थे। सो जैसे आप जानते ही हो, इस पाठ का हमने एक छोटा सा परिचय पहले ले लिया था कि ये पाठ किस चीज पे निर्धारित है, क्या चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अगर आपने परिचय की वीडियो नहीं देखी तो आप जाके जल्दी से उसे देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक विषय दे दिया गया है। चलिए इस विषय पे हम बात करते हैं। विषय है हमारा मुगल साम्राज्य और पर्वतीय मुगलों के लिए संकट की स्थिति। अब भाई, हमने हर जगह देखा है कि मुगल हमेशा आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमेशा चुनौतियां उनको मिलती रहती हैं, बहुत सारी दुखदायी चुनौतियां। कहीं से कोई आक्रमण करता है, कहीं से कोई आक्रमण करता है। लेकिन मुगल बादशाह, मुगल की जो प्रांत पीढ़ियां चलती आ रही हैं, ठीक है, इनको हराना उतना ही ज्यादा नामुमकिन था जैसे कि आप ले लीजिए किसी बड़े देवता को हराना, इंद्र भगवान को हराना, क्योंकि इतने ज्यादा कठिन शासक थे। मतलब आप कह सकते हैं कठिन मतलब इतने जटिल, इतने ज्यादा, अंग्रेजी भाषा में जैसे स्ट्रॉन्ग कहते हैं, राइट। सो इतने ज्यादा शक्तिशाली थे, इनके पास सैन्य बल इतना ज्यादा था, इनके पास हर तरीके का इनके पास भंडार भरा हुआ था हर चीज का। मैं किस किस का नाम लूं। तो हमने पाठ 4 में और भी बहुत सारे पाठों में ये पढ़ा कि मुगल हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं। लेकिन इस पाठ के अंदर थोड़ा ये बताया जा रहा है कि अब मुगल सत्ता जो चल रही थी वो उनके हाथों से निकलती जा रही थी। ठीक है, अब मुगलों के ऊपर बात करने से पहले सबसे पहले एक जो शब्द है वो बार बार इस पाठ्यक्रम में बार बार आता रहेगा, तो मैं उस शब्द को आपको अच्छे से समझाना चाहती हूँ। दक्कन। ठीक है, ये शब्द दक्कन, ठीक है, यहाँ पे दक्कन का मतलब होता है हमारा दक्षिणी भाग। दक्षिण दक्कन कितना एकदम मेल जोल खा रहा है ना। तो ये समझ लीजिए हमारा भारत का एक नक्शा है, इसके अंदर जो ये दक्षिणी भाग है ना, इसको दक्कन बोला जाता है। तो ये जो शब्द है दक्कन काफी ज्यादा इस पाठ्यक्रम में बार बार आया है, तो मैंने सोचा आपको ये शब्द बता दो। तो भारत का जो दक्षिणी भाग है उसके अंदर बहुत सारे राज्य आ जाते हैं, जैसे कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। मानचित्र के अंदर ये यहाँ पे जितने भी यहाँ पे राज्य दिखेंगे आपको, वो सारे दक्षिणी भाग में जितने भी राज्य है वो दक्कन माना जाता है, दक्कन क्षेत्र माना जाता है। और उपमहाद्वीप किसको बोला जाता है? उपमहाद्वीप भी इधर ही बोला जाता है। ये जो पूरा हमारा दक्षिणी भाग है ना दोस्तों, तो ये क्या है? ये पानी से भरा हुआ है। देखिए यहाँ पे बे ऑफ बंगाल आ जाता है, यहाँ पे हमारा भारतीय समुद्र आ जाता है, अरेबियन सी आ जाता है, लक्षद्वीप आ जाता है। सो सिर्फ एक दक्षिणी भाग ही है जो पूरी तरीके से क्या पानी से ढका हुआ है। ठीक है, देखा जाए तो थोड़ा यहाँ पे पूर्व पश्चिम भाग भी ढका हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो दक्षिणी भाग है। तो उपमहाद्वीप और दक्कन हमने अच्छे से समझ लिया, अब कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब हम मुगलों की सत्ता कैसे उनके हाथों से फिसल रही थी उसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। अध्याय 4 में मुगल अपनी सफलता के शिखर पर पहुंचे थे और 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में संकट का सामना करना उन्होंने शुरू कर दिया था। आपने अध्याय 4 में हमने पढ़ा था, पार्ट 4 में पढ़ा था ना कि कैसे करके मुगल काफी ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे थे, सबको पीछे एकदम झंझोड़ के रख दे रहे थे और खुद आगे बढ़ रहे थे और सैन्य बल ताकत में सबसे ज्यादा उज्जवल बन रहे थे। लेकिन इस पार्ट के अंदर 17वीं शताब्दी के बाद की बात करें, उसके बाद जितने भी साल आए हैं उसके अंदर इनका मनोबल, इनका सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता गया। उसके पीछे कुछ कारण है दोस्तों। कारण है हमारे औरंगजेब। ठीक है, कैसे? देखिए ये कई कारणों की वजह से हुआ था, जैसे कि सम्राट औरंगजेब ने दक्कन में, देखिए ये जो शब्द है ये फिर से आया है दक्कन। तो ये मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में समझा दिया कि दक्कन का मतलब क्या होता है। ठीक है, दक्कन यानी कि हमारा भारत का दक्षिणी छोर। ठीक है, तो दक्कन में भाई औरंगजेब ने बहुत ज्यादा लंबी लड़ाई लड़ी थी अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय यानी कि पैसा वैसा सब संसाधन लगा दिए थे, और सैन्य आप जानती हैं हर तरीके की सेना लगा दी थी। ठीक है, अब हर तरीके की सेना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे भारत में भी तो कितनी अलग अलग तरीके की सेनाएं बनी हुई है। ठीक है, जैसे कि हमारे पैरा एसएफ, एनएसजी,
कमांडोज, इतने सारे हैं ना अलग अलग सेना बल। तो हर तरीके की सेना इस युद्ध के अंदर उन्होंने लगा दी थी, वित्तीय संसाधन को भी समाप्त कर डाला था। इसी वजह से मुगलों ने ये 17वीं शताब्दी के बाद, इनकी मृत्यु के बाद, 1706 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1706 के बाद एक आप कह सकते हैं मुगल साम्राज्य थोड़ा डामाडोल करने लगा था। ठीक है, बाद में प्रशासन टूट गया था पूरी तरीके से। जो राजपाट होता है, चलाने बनाने का तरीका, सब कुछ टूट गया था। एक तरीके से होता है ना, कुर्सी के 4 लकड़ियां होती है कुर्सी के अंदर, जो उसको पकड़ के बैठी रहती है, वो एक भी टूटता है तो कुर्सी नीचे गिर जाती है। तो ऐसा ही हुआ था, धीरे धीरे करके सैन्य बल सब कुछ धीरे धीरे गिरते जा रहा था, इसलिए पूरी कुर्सी भी गिर गई थी। ठीक है, बाद के मुगल बादशाह, इनके बाद जितने भी इनके बाद में जो अधिकारी आए, मुगल बादशाह आए या फिर बेटे आए, ठीक है, उनके लिए ये मुगल शासन चलाना और भी बिल्कुल ज्यादा दिक्कत भरा हो गया था। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी भाई उनके लिए कुछ छोड़ के ही नहीं गए। पिताजी ने इतनी सारी चीजें तो एकदम खत्म टाइम कर दी थी। ठीक है, अपने शक्तिशाली मनसबदार पर नियंत्रण रखना भी इतना मुश्किल हो गया था। मनसबदार आप जानते ही हैं, मनसबदार वो होते हैं जो होता है ना, सैन्य बल संभालते हैं, सेना को संभालते हैं, उसका सारा संसाधन क्या क्या लेके आना है उसको संभालते हैं। हम मनसाबदार, फौजदार, दीवानी, जितने भी हमें शब्द मिल रहे हैं ना, उनको अच्छे से हम पीछे जाके अच्छे से पढ़ेंगे, तो बिल्कुल भी उसकी चिंता मत करिएगा। अभी मैंने बस ऐसे ही बता दिया है। राज्यपाल आप जानते हैं सूबेदार को बोला जाता है, सूबेदार को राज्यपाल बोला जाता है, यानी कि अंग्रेजी में बोला जाता है गवर्नर। ठीक है, सो राज्यपाल के रूप में नियुक्त कुलीनों ने राजस्व और प्रशासन के कार्यालयों को नियंत्रण किया, दीवानी और फौजदारी भी। साधारण सी बात यह है कि जो मुगल राजा होते हैं वो कभी भी देश को नहीं चला रहे होते या उस राज्य को नहीं चला रहे होते। वो अपने छोटे छोटे प्यादे एक एक शहरों में बिठा कर रखते हैं। भाई वो तो राजा है, वो तो नौश फरमा रहे हैं, अपना खान पान कर रहे हैं बढ़िया से, वो राज्य नहीं चला रहे होते। उनके पास उनका राजकोष में पैसा आता रहता है और अच्छे से रहते हैं वो लोग। एक होता है ना, मतलब सुख सुविधाओं की जिंदगी प्राप्त होती है उन्हें। लेकिन बाकी जो उनके छोटे मोटे प्यादे होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, सूबेदार बन के, मनसबदार बन के, फौजदारी में काम कर रहे हैं, दीवानी में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हुआ था। ये गलती करके बैठ गए थे कि सारा का सारा जितने भी इनके पास ताकत थी वो सब तो ये अपने प्यादों को देते जा रहे थे कि तुम ये संभाल लो, तुम राजकर संभाल लो, तुम राजकोष को कैसे खर्च करना है वो संभाल लो। तो इनका क्या हुआ था ना, औरंगजेब के बाद इन लोगों पर, जो इनके प्यादे थे, इन पर नियंत्रण करना काफी ज्यादा दिक्कत भरा काम हो गया था। ये लोग जिनको काम दे दिया था इन लोगों ने, छोटे छोटे काम दे दिए, वो हो रहे थे वही शक्तिशाली, उनको पैसा अच्छा मिल रहा था, धीरे धीरे शक्तिशाली होते जा रहे थे। तो यही दिक्कत आ गई थी कि मनसबदार, सूबेदार, इन सब पे नियंत्रण रखना काफी ज्यादा मुश्किल भरा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वो राजा को ही न छल दे। ठीक है, सो इसने उन्हें मुगलों के विशाल साम्राज्य पर सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक शक्ति प्रदान की। इन्होंने भाई उनको सैन्य बल दे दिया, आर्थिक शक्ति यानी कि किसी पैसे वैसे का राज कर रही है, तुम्हें वसूल करना है, सब करना है, सब कुछ काम एक एक बंदे को दे दिया। और वो क्या करने लग गया, भाई वो तो उठाएगा फायदा, क्योंकि आपने उसको बिल्कुल झोली में उसको काम दे दिया और बिल्कुल फायदा उठाता गया। इन सब पे नियंत्रण वश करना काफी ज्यादा दिक्कत भरा हो गया। तो ये कुछ आप कह सकते हैं कुछ उदाहरण थे, कुछ मैंने आपको पंक्तियां बताई जिससे हमें पता चलता है कि मुगल शासन कैसे करके डामाडोल होने लग गया था औरंगजेब की वजह से। औरंगजेब के बाद जितने भी उसके बच्चे आए, जो भी जिन्होंने उस शासन को संभाला, उन लोगों ने हर जगह भाई ताकतें बांट दी थी और वो ताकतों पर नियंत्रण नहीं कर पाए, लोग उनको छलते रहे इस वजह से। तो बहुत से कारण है। अब हम अच्छे से मनसबदारी, जितनी भी हमारे पास यहाँ पे शब्द दे रखे हैं, इनको अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये जो शब्द है ये आपके भाई परीक्षा में जरूर हाजिर होंगे। तो मैं तुक्का नहीं लगा रही, बिल्कुल 100% बोल दे रही हूँ, क्योंकि आते ही आते हैं। ठीक है, मनसबदार रईसों को भी बोला जाता है, बहुत ज्यादा पैसा धंधाने रखने वाले लोगों को मनसबदार बोला जाता है। होता नहीं है, जो इनका जो दरबार लगता है, मुगल राजाओं का जो दरबार लगता है ना दोस्तों, उसके अंदर बहुत ही ऊपरी पद को रखने वाले लोग, बहुत ज्यादा पैसा
होता है ऊपरी पद को रखने वाले लोगों को मनसबदार कह दिया जाता है। इनके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां रहती है, जैसे कि सैन्य जिम्मेदारी रहती है, सेना को संभालना, कितना खाना वाना उन्हें देना है, खाना बनवाना, घोड़ों की जिम्मेदारी रखना, घोड़ों पे नाल लगवाना, सब कुछ सेना का जितना भी चीजें होती है ना वो उनको हाथ में दे रखा होता है। और जागीरों के साथ जागीर भी संभालते हैं, जागीर जमीन को बोला जाता है, और जमीन पे खेती बाड़ी होती है, और खेती बाड़ी से इनको राज कर वसूल करना होता है। खेती से तो कर मिलता था ना पहले, टैक्स जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये कौन होता है? मनसबदार, आपको याद रखना है, जो सेना को संभालता है, ठीक है। दीवान कौन होता है, या दीवानी? अदालत में उच्च पद के अधिकारी को दीवानी कहते हैं, ठीक है। उच्च पद के अधिकारी, जो आप कह सकते हैं अदालत, उस वक्त में भी तो अदालतें होती थी ना, तो उसमें जो उच्च पद, बहुत ऊपरी पद रखने वाले लोगों को दीवानी बोलते थे। और ये दीवानी लोग भी पैसे का जितना कारोबार होता था, पैसे वैसे का वित्त मंत्री भी कह सकते हो आप इसको, दीवानी को वित्त मंत्री भी कहा जा सकता है, ठीक है। अंग्रेजी में बोलेंगे तो फाइनेंशियल मिनिस्टर। फौजदारी क्या है? सैन्य कमांडर होते हैं, सेना के कमांडर। सेना को संभालते नहीं है, सेना के कमांडर है, सेना का सब कुछ जितना भी राजपाट है वो सब मनसबदार संभाल लेता है। सेना के कमांडर होते हैं, और ये राजस्व, समारोह और अदालत, इनका भी अदालत में काम रहता है। और ये राजस्व, जो टैक्स होता है, कर वसूल करना, कर वसूली को टैक्स बोला जाता है, टैक्स सिस्टम, रेवेन्यू, तो उसके अंदर भी शामिल होते हैं, फौजदारी, ठीक है। और सूबेदार किसको बोलेंगे हम? राज्यपाल, जो एक राज्य को संभालने वाला, अंग्रेजी में बोला जाता है गवर्नर, ठीक है। राज्यपाल को गवर्नर बोला जाता है। ये बहुत उच्च पद का होता है, और उसके पास सारी राजनीतिक ताकतें होती हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम पहुंच गए, यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। उत्तरी और पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में किसानों और जमींदारों के विद्रोह ने मुगलों की समस्या और भी ज्यादा बढ़ा दी। एक और हमें कारण मिल गया, मुगलों के हाथ से जो इनका जा रहा था ना सब कुछ, एक और कारण आपके सामने। देखिए कारण पे कारण आ रहे हैं, जितने भी मैं आपको कारण बताती रहूंगी ना, उतने आप परीक्षा में आराम से लिख कर आ सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपसे 2 कारण पूछेंगे आपको 4 पता होंगे, ठीक है। एक और कारण हमारे सामने आ गया कि उत्तरी और पश्चिमी जो हमारा भारत है, पश्चिमी और उत्तरी भारत क्षेत्र है, वहां पे विद्रोह शुरू हो गए थे। कौन विद्रोह कर रहा था? जमींदार और किसानों ने विद्रोह शुरू कर दिया था। उसके पीछे भी कारण है भाई, वो लोग बौखला के विद्रोह क्यों करेंगे, ठीक है, कोई तो कारण होगा। तो मुगलों की समस्या को और बढ़ाने के लिए भाई किसानों और जमींदारों ने विद्रोह शुरू कर दिया। विद्रोह कभी कभी बढ़ते करों के कारण होते थे। बढ़ता कर यानी कि बहुत ज्यादा कर वसूली हो रही थी उनसे। समझ लीजिए 5% कर लेना है, ठीक है। 10 एकड़ की खेत में 5% कर लेना है, तो उनसे 5 की जगह 15 ले लिया जा रहा था। तो यही भाई साधारण सी बात है कि कर वसूली कुछ ज्यादा ही करी जा रही थी, इस वजह से वो विद्रोह कर बैठे थे। और जमींदार, यहाँ पे जमींदारों को क्या काम है भाई? विद्रोह तो भाई सिर्फ और सिर्फ किसानों को करना चाहिए, कर वसूली उनको देनी पड़ेगी ना, कर बस। तो इसके पीछे जमींदार इसलिए थे क्योंकि उस वक्त पे एक चीज को जब थप्पा लगा दिया जाता था कि 15% ही राजकोष में घुसेगा। हमें नहीं पता कि तुम किसानों से बात करके आ रहे हो, किसान बोल रहे हैं खेत उजड़ गए हैं साहब खेत उजड़ गए हैं, बारिश का पानी में सब उजाड़ के चला गया, हम 5% दे पाएंगे, ठीक है, 5% दे पाएंगे, 15 नहीं दे पाएंगे। ऐसा भाई जमींदार को काम करना ही पड़ता था जो उसको दिया जाता था। 15% देना है तो मतलब देना है, और अगर किसान नहीं दे पाएगा तो जमींदार को अपनी जेब से देना पड़ता था। तो इसीलिए जमींदार पर भी काफी ज्यादा मतलब होता नहीं है कि करो करो करो, ठीक है, बहुत ज्यादा दबाव था उनके ऊपर भी। तो दबाव तो किसानों पर भी था और जमींदारों ने भी था, भाई हाथ मिला लिया और विद्रोह कर दिया, ठीक है। और मुगलों को विद्रोही समूह द्वारा भी चुनौती दी गई थी। बहुत से विद्रोही थे, किसी को मुगलों की किसी चीज से दिक्कत तो किसी चीज से। तो यहाँ से भाई शुरुआत हो गई कि मुगल के हाथों, शुरुआत क्या, तीसरा चौथा कारण नहीं है, मुगलों के हाथ से जा रहा था धीरे धीरे। लेकिन ये समूह औरंगजेब के बाद किसी भी आर्थिक संसाधन और सम्राट को हथियाने में सक्षम नहीं थे। बस इसमें एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी हुई कि ये जो विद्रोह कर रहे थे ना हमारे किसान भाई और जमींदार भाई,
ये लोग विद्रोह कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ कर को थोड़ा नीचे करने के लिए कि आप थोड़ा प्रतिशत नीचे करिए, ठीक है। ये कहीं से भी आर्थिक वित्तीय संसाधन लूट नहीं रहे थे, मतलब कि होता नहीं है चलो राजकोष में से पैसा निकालने, नहीं आपने हम पे इतना ज्यादा अत्याचार किया, हमें 5% पैसा दो, ये दो वो दो, होता है ना। मम्मी पापा से कभी कभी हम लोग रूठ जाते हैं तो मम्मी पापा से अच्छा ये खिला दो मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं तो बहुत करती थी भाई, मैं बोलती थी भाई मेरे लिए मोमोज मंगाओ, वरना मेरा मूड ऐसे रहेगा मैं खाने पे भूख हड़ताल पे बैठी रहूंगी। तो मेरा ही ऐसा होता था। तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस यही चाहते थे कि इनका जो दिक्कत थी इनको वो कम कर दे। आर्थिक स्थिति या किसी पैसे वैसे के लेन देन में कुछ नहीं हुआ था, पैसे राजकोष में कहीं से भी कुछ भी खराबी नहीं आई थी। इन्होंने बस अपनी दिक्कत को सामने रखा और उसी पे विद्रोह किया। इनको कोई भी हड़प्पा वड़प्पा इन्होंने कुछ नहीं करा, किसी चीज को खराब भी नहीं करा, ना ही कहीं पे अनशन पे बैठे, ना ही कहीं पे पत्थर फेंके, ना ही राज्य को खराब किया, ठीक है। तो किसान और जमींदार दोनों एक साथ मिलकर क्या कर रहे थे भाई, अपनी हड़ताल कर रहे थे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं भाई यहाँ पे राज्यपालों, स्थानीय सरदारों और अन्य समूहों के हाथों से राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के क्रमेण स्थानांतरण को रोकने में असमर्थ थे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात है कि अब कुछ और लोगों की भी यहाँ पे हमें झलक दिख रही है, जैसे कि राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों, गवर्नर कहते हैं। राज्यपाल, स्थानीय सरदार वहां पे होते हैं ना, सरदार होते हैं, जैसे कि गांव में एक सरदार होता है या फिर पंच होते हैं, ठीक है। तो सरदार और राज्यपाल और अन्य समूह के हाथों से राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के क्रमेण स्थानांतरण को रोकने में असमर्थ रहे। यानी कि सरदारों के हाथ में भी बहुत ज्यादा भाई ताकत आ गई थी। राज्यपाल जो एक राज्य संभाल रहे थे, प्रांत संभाल रहे थे, उनके हाथों में भी बहुत ज्यादा ताकत आ गई थी। और ये ताकत किसी ने नहीं, इन मुगल राजाओं ने उनको दी थी। बस ताकत का भाई असर चढ़ा सर पे और इन्होंने मुगल राजाओं को धोखा देना शुरू कर दिया। इन्होंने अपने आप में ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए, लोगों को भाई लेके आने लग गए, ठीक है। दूर दूर से लोगों को भाई रखने लग गए काम पर, सब कुछ खुद से करने लग गए, ठीक है। तो यही हुआ कि ये जो इनकी ताकतें बढ़ रही थी ना कुछ लोगों की, ये मुगल राजा इसको वश में नहीं कर पाए, ठीक है। और ये लोग और भी ज्यादा ताकतवर होते गए, ठीक है। इस राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक, आपको याद रखना है ईरान के शासक नादिर शाह थे, ठीक है, जिनकी मैंने यहाँ पे तस्वीर लगा रखी है। नादिर शाह ईरान के शासक थे, ठीक है, जिन्होंने दिल्ली शहर को लूटा था, दिल्ली शहर को बर्खास्त कर लूट लिया था और अपार धन संपत्ति ले ली थी। दिल्ली भी उस वक्त पे मुगलों के हम कह सकते हैं अंदर थी, और इन्होंने जाकर नादिर शाह जो ईरान के कौन थे, राजा थे, शासक थे, जाकर दिल्ली को लूटा है। अच्छी खासी संपत्ति ले ली भाई। दिल्ली 7-8 बार उजड़ी है। हम जो दिल्ली में आराम से रह रहे हैं ना शहर में, भाई 7-8 बार दिल्ली उजड़ी है, पता ही नहीं है। और भी सुनिए भाई मुगलों के हाथ से कैसे करके सब निकलता जा रहा है। इन आक्रमणों के बाद अफगान शासक की बात हो रही है। अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह, जिनकी मैंने यहाँ पे तस्वीर लगा रखी है, अहमद शाह अब्दाली ने उत्तर भारत पर 1748 और 1761 के बीच 5 बार आक्रमण किया था। कौन सी जगह पर आक्रमण किया था गौर फरमाइए, उत्तर भारत पर। उत्तर भारत में क्या क्या पड़ जाता है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा पड़ जाता है, दिल्ली पड़ जाता है, उत्तराखंड, ये सब हमारा उत्तरी भाग है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई इन्होंने 2-2 सन के बीच में 5 बार पूरे उत्तरी भारत को इन्होंने लूटा है, और वो भी उस वक्त में मुगल के अंदर थी, ठीक है। सो पहले से ही हर तरफ से गंभीर दबाव पड़ ही रहा था, ऊपर से ये लोग भी आ गए। और भी सुनिए, रईसों के विभिन्न समूह के विभाजन से साम्राज्य को सप्ताहांत मिला। यहीं से भाई हमें दिख रहा था कि भाई अब तो मुगल शासन खत्म होने की उस पे आ रहा है। अभी और भी कारण है, सुनिए। वह तो समूह में विभाजित हो गए थे ईरान और तुर्रानी, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर लोग थे जो ईरान और तुर्रानी यानी टर्की से आ रहे थे, ठीक है, तुर्क से आ रहे थे, तुर्की वंश के लोग थे ये लोग, ठीक है। तो ये लोग भी आ रहे थे, और जो मुगल शासक जो आए थे, औरंगजेब के बाद जो छोटे छोटे मुगल शासक आए थे, ये लोग क्या कर रहे थे, ईरानी और तुर्रानियों के इशारों पे नाचने लग गए थे। बाद में मुगल सम्राट इन शक्तिशाली समूह में से एक
के हाथों की कठपुतली बन गया था। ईरानी भी आए हमारे भारत में और तुर्क से तुर्रानी भी आए। ये जो दो वंशज आए इनके हाथों की अब कठपुतली बन चुका था मुगल। आप सोच रहे होंगे भाई अकबर ऐसा कैसे सोच सकता है? नहीं, शाहजहां तो बहुत ज्यादा ताकतवर था। ये लोग उस वक्त पे थे ही नहीं ना। उस वक्त पे कौन था? उस वक्त पे औरंगजेब के बाद की पुश्तें थी जिनमें इतनी ज्यादा ताकत नहीं बची थी, ना ही उनको अच्छे से राजपाट चलाना आता था और ना ही औरंगजेब उनके लिए इतना ज्यादा संसाधन छोड़ गया था, क्योंकि औरंगजेब ने तो दक्कन की लड़ाई लड़ी थी बहुत बड़ी, सब कुछ वहीं पे तहस नहस खत्म कर दिया था अपना सारे संसाधन। ठीक है, तो वही बात है, धीरे धीरे करके उनके हाथ से सब निकल रहा था और ये ईरान और तुर्रानियों के कठपुतली बन गए थे। सबसे बुरा अपमान तब हुआ जब दो मुगल सम्राट थे, फारुखसियार, जिनका यहाँ पे देखिए अभिषण लिखा हुआ है, कब से कब तक राजा बने थे, 1713 से लेकर 1719 तक। इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, इनकी हत्या कर दी गई और शाह आलम तीन, इनका भी देख लीजिए वक्त, इनको रईसों ने अंधा कर दिया। ठीक है, एक की हत्या कर दी गई और एक को अंधा कर दिया। ये दोनों शासक थे, बहुत बड़े बड़े शासक थे, बड़े बड़े सम्राट थे, लेकिन इन लोगों को इन्हीं के आप कह सकते हैं राज्यपालों ने अंधा कर दिया, या फिर आप कह सकते हैं इनके रईसों ने। जो रईसों को अंग्रेजी में नोबल बोला जाता है, वो लोग जो उच्चतम उस पे रहते, श्रेणी पे रहते, काफी ज्यादा पैसा होता है उनपे, लेकिन दरबार के ही एक मंत्री होते हैं। तो उन्होंने भाई बुद्धि चलाई और अपने सम्राट को ठग लिया। एक सम्राट को तो मरवा दिया, फारुखसियार को मरवा दिया गया और शाह आलम तृतीय को अंधा कर दिया गया। तो बहुत ही ज्यादा बुरी बात है कि देख सकते हैं आप मुगल कैसे करके नीचे गिरते जा रहे थे, किस तरीके से वो कहाँ ऊपर चोटी पे खड़े थे, सब पे नजर रखे, और अब वो नीचे गिरते चले गए, बस गिरते ही चले गए। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से पूरा मुगल साम्राज्य नीचे डूब चला था। बहुत से कारण थे, हमने कारण को बतलाया भी, हमने आपसे बात भी करी। ठीक है, सो उम्मीद है आपको इससे अच्छा खासा भाई सबक मिला होगा। वो सबक ये है कि हर वक्त नहीं रहता है भाई, हर वक्त आपको खुशहाली नहीं मिलेगी, एक वक्त पे आप नीचे भी गिरोगे। ठीक है, अब बैठा तो नहीं, पर छोड़िए, चलिए दूसरी वीडियो में हम जरूर मिलेंगे। दूसरी वीडियो में है भाई हमारे नए राज्यों का उदय, इस वाली वीडियो में मिलेंगे, हमारा दूसरा विषय है। तो भाई दूसरी वीडियो में मिलते हैं, जल्दी से अपना ध्यान जरूर रखिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।